Welcome back, guys. I am your favorite Avdesh sir. Today we will discuss about innovation. What is the innovation? दोस्तों, we should try to teach you in हिंदी. मैं प्रयास करता हूँ आपको हिंदी में समझाने का कि इनोवेशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसका पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया था, ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट है. और मैं आपको ये इनोवेशन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि आज का दौर जो है इनोवेशन का दौर है. साथियों, इनोवेशन जो है मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ. जैसे कि ये 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं जिसमें आप देखेंगे, जैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये दूसरी है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. इन तीनों का निचोड़ मैंने निकाला है कि इनोवेशन इसमें समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. और वैसे इनोवेशन क्या है? इनोवेशन मीन बेटर वे ऑफ डूइंग एनीथिंग, किसी भी काम को अच्छे तरीके से करना और टेक्नोलॉजी के द्वारा करना ही इनोवेशन कहलाता है. साथियों, तो इनोवेशन जो है शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिस्ट्रप्टेड प्रोजेक्शन. ये जो है भविष्य के जो रीति नीति है, आज की आवश्यकता को देखते हुए हम भविष्य में इसका किस प्रकार से अच्छे से अच्छा उपयोग करके इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को, उसे हम इनोवेशन कहते हैं. तो साथियों, इसके मैंने 5 प्रकार बताए थे कि 5 प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है. तो साथियों, इसमें मेन बात जो आ रही है आपकी निकल करके कि इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिस्ट्रप्टेड प्रोजेक्शन नॉट एन एग्जिस्टिंग ओल्ड एग्जप्शन. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पुराने जो हमारे अनुभव है उससे हमें ज़्यादा मतलब नहीं है. हमें नई नई तरीके से जो भविष्य के लिए उपयोगी हों ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम किसी भी कार्य को अच्छी तरीके से करें, वही इनोवेशन कहलाता है. तो इनोवेशन में मुख्य बात क्या होती है कि इमेजिनेशन, जो व्यक्ति के माइंड में जो चलती है इमेजिनेशन, उससे क्या होता है, इम्प्रूव करते हैं हम एजिलिटी को. एजिलिटी के द्वारा क्या होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप आगे को बढ़ते चले जाते हैं आगे के लिए. और नॉट, ये आ गया आपका यहाँ पर नॉट ऑन एग्जिस्टिंग ओल्ड एग्जप्शंस, यानी कि जो पुराने हमारे अनुभव है उनको ज़्यादा वरीयता ना दे करके, इसमें होता क्या है, एक्सपीरियंस हमने मान लिया, एक्सपीरियंस से केवल स्टेबिलिटी हो जाती है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है आगे के लिए. साथियों, जैसे हमने कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, उसके द्वारा प्रोसेसिंग में मामला रहता है, लेकिन हमारी जो मेन चीज़ है इनोवेशन, उसमें इमेजिनेशन को महत्व दिया गया है. तो इसमें आजकल बहुत सी किसी भी टेक्नोलॉजी के द्वारा हम, जैसे मैंने उस दिन आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसके पार्ट फर्स्ट में, कि हम चाहे पहले रेडियो का आविष्कार हुआ, फिर टीवी आया, फिर एलसीडी आया, तो इस प्रकार से हम बढ़ते चले गए फ्यूचर की तरफ को और आगे जो है प्रोग्रेस हमने कर ली. लेकिन इसी प्रकार से बात वहीं पर नहीं ख़त्म होती है, अब बात फ़ोन पर आ जाती है. यही नहीं, अगर हम मोबाइल फ़ोन पर लागू करते हैं तो 1940 से लेकर के 50-60 तक आप ट्रंक कॉल वाले मोबाइल चलते थे, फ़ोन चलते थे, खट 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 इस प्रकार घुमाया जाता था, तो घंटों बाद कहीं फ़ोन लग पाता था. फिर टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, फिर हम आगे नेक्स्ट प्रोसीडिंग में बढ़ गए, फिर RCC यानी रेडियो कॉमन कैरियर के नाम से ये फ़ोन आए. उसके उन फ़ोनों का उपयोग किया गया, धीरे धीरे समय बदला और नई टेक्नोलॉजी हम लेकर के आए. फिर रोटरी डायल टेलीफोन चल के आए. इसके बाद में डायल करते थे हम इस टाइप से घुमा करके, तो रोटरी वाले आए. उसके बाद में फिक्स एनालॉग फ़ोन आए. उसके बाद में फिर पोर्टेबल कार्डलेस फ़ोन आए. यहीं पर दुनिया नहीं रुकी और फिर आगे हम इम्प्रूव करते हुए चले गए साथियों. तो और फिर नया नया सर 90 में एक क्रांति आई, यानी एक मोबाइल आया. केवल मोबाइल से बात होती थी, केवल बात करने वाला मोबाइल आया. फिर यहीं पर हम ख़त्म नहीं हुए और भी आगे बढ़े. फिर 96 के दौर में 1996 में उसमें मोबाइल में क्या बात को जोड़ दिया गया, कैलेंडर को जोड़ दिया गया, घड़ी जोड़ दी और कैलेंडर जोड़ दिया गया. उसके बाद में सन 2002 में फिर क्या आया,
0.3 मेगा पिक्सल का कैमरा लगा दिया गया मोबाइल में। इतना हम बड़े, फिर इसी इनोवेशन के द्वारा, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा फिर एक ब्लैकबेरी कंपनी ने मतलब मोबाइल लॉन्च किया, उसमें ईमेल की सुविधा बढ़ा दी। जब ईमेल की सुविधा बढ़ा दी उसके बाद में यहीं पर हम नहीं ख़त्म हुए, फिर उसके बाद में फिर 2005 में फिर वॉकमैन फ़ोन आया। फिर वॉकमैन पर भी हम नहीं, हमारा मतलब जो इच्छा शक्ति है और बढ़ती गई। तो इनोवेशन के द्वारा हम नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया हमने। फिर क्या हुआ, 2008 में स्मार्टफोन आ गया। ये एक तरह का बहुत बड़ा आविष्कार हो गया कि स्मार्टफोन आ गया। अब इसमें क्या क्या जोड़ दिया गया स्मार्टफोन में, इंटरनेट लगा दिया गया, न्यूज़ आ गई, बात घड़ी जोड़ दी, टेलीविज़न जोड़ दिया। मतलब 2008 से स्मार्टफोन जब से आया, उसके बाद में फिर क्या आया, आज के दौर में जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन आया है तब से मोबाइल में हमने घड़ी, कैमरा, कैलेंडर, ईमेल, जीमेल, कैमरा, टीवी, फाइल मैनेजर और यहाँ तक कि दुनिया की हर चीज़ हमने इसमें ऐप डाउनलोड करके डाल दी गई हैं और व्यक्ति के जीवन को एक तरह से मोबाइल पर डिपेंडेबल कर दिया और बहुत आसान जीवन बना दिया, दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। और आज हम कहीं जरा सी देर में अपनी बात को पूरे मतलब वर्ल्ड लेवल पर पहुंचा देते। ये कितना बड़ा आविष्कार हो गया। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि अब इसी प्रकार से बिजनेस करने का ढंग भी बदल जाएगा। आने वाले समय में 80% नौकरियां जो हैं वो बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, सब टेक्निकल पर आधारित हो जाएंगी और सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा इस मोबाइल फ़ोन के द्वारा। और यहीं पर हम नहीं सीमित हैं, और आगे आने वाला जो समय है, अगले वीडियो में बताऊंगा मैं 3D के बारे में। 3D से कितना कितना इनोवेशन के द्वारा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में कैसा कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है नई टेक्नोलॉजी के द्वारा। जहां सालों लग जाते थे मकान बनाने में, वो बिल्डिंगें बनाने में, आज जो है एक एक दिन में 50-50 मंजिला इमारतें तैयार हो रही हैं। और जिसमें भविष्य में आने वाले समय में हमें मिट्टी की, रेता की, ईंट की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई हैं जिसके द्वारा मैं हर चीज़ में, हर जैसे किसी भी, अगर आपको जिस चीज़ के, जैसे जूते की आपको डिमांड है, इस कलर का जूता चाहिए, ऐसी कंपनी का चाहिए, तुरंत आपको अवेलेबल हो जाएगा। मार्केटिंग सिस्टम सारा बदल जाएगा, पढ़ाई लिखाई का तरीका सारा बदल जाएगा आगे आने वाले 20-25 साल के बाद। साथियों, तो इनोवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, और मैंने इसको कई पार्ट लिए हैं। तो आज मैंने ये पार्ट 2 कराया है, और इसी प्रकार से मैं अपनी बात को आपको बताने के लिए नए नए प्रकार आपको बताता रहूँगा। और जो वर्तमान समय की जो आवश्यकताएं हैं वो आपकी कैसे पूरी होंगी, तो समय और परिस्थिति के अनुसार आप जानकारी रखिए कि हम लोग कितना चेंजमेंट हमारा होने वाला है भविष्य में। इसीलिए मैं इनोवेशन का चैप्टर लेकर के आया हूँ। और साथियों, आज वर्तमान समय की चुनौतियों को देख करके हमें अपने धार्मिक वातावरण में भी बनाए रखना है अपने आप को, और सनातन धर्म के विकास के लिए या भारतीय संस्कृति की पहचान के लिए मैं आपको बोध कथा के माध्यम से किसी न किसी महापुरुष के बारे में भी मैं बताता हूँ। तो साथियों, आज मैं जो गदाधारी भीम थे वो भी मतलब गदा चलाने में एक्सपर्ट थे, और सबसे ज़्यादा इसी प्रकार त्रेता युग में हनुमान थे और द्वापर में आपके भीम थे। लेकिन हनुमान जो है उड़ने की शक्ति जानते थे और भीम नहीं जानते थे। तो इसका क्या कारण था भाई? पहले तो हम हनुमान जी के ऊपर आते हैं। 1 मिनट में प्रकाश डालता हूँ कि हनुमान जी जो थे रुद्र के अवतार थे। भगवान शंकर के मतलब उसमें रुद्र अवतार में उन्होंने यहाँ पर हनुमान जी त्रेता में अवतार लिया था। तो उनके लिए अष्ट सिद्धि का पूरा ज्ञान था हनुमान जी को, और पवन देव के पुत्र थे। और भीम भी पवन देव के पुत्र थे, लेकिन भीम जो उड़ना नहीं जानते थे। भाई क्या बात थी? तो भीम की माँ जो थी कुंती, उनको मतलब इस बात से दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दे दिया था कि आप किसी भी देवता से पुत्र आपको प्राप्त हो सकता है। तो ये पवन देवता ने इनको आशीर्वाद दिया था, तो इनको ये भीम के रूप में इनका मतलब इन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन भीम बहुत बलशाली थे, मनुष्य रूप में आए थे और वो देव रूप में थे हनुमान।
हनुमान जी उनके कुल देवता सूर्य थे। तो साथियों, हनुमान जी और भीम में यही अंतर था, भीम बलशाली बहुत थे, गदा चलाते थे, लेकिन उनको इस प्रकार उड़ने की विद्या नहीं आती थी। थे पवन देव के पुत्र, क्योंकि वो मनुष्य रूप में थे, ठीक है, तो उन्हें अष्टसिद्धि का ज्ञान भी नहीं था, लेकिन बलशाली बहुत थे। तो ये थोड़ा सा ध्यान हमें देना है कि कौन कौन किसको मतलब उड़ने की शक्ति प्राप्त थी। तो ये थोड़ा सा मैंने दोनों महापुरुषों के बारे में कंपेयर की है, और दोनों गदाधारी थे, बलवान थे, और वो त्रेता युग में हनुमान जी हुए, ये द्वापर में हुए, इन्होंने महाभारत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो साथियों, थोड़ा सा हम अपने धर्म के बारे में भी जानकारी रखें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।